एपिसोड 126 ड्रैगन सेनापति की उपहास भरी हंसी के बाद जो सन्नाटा छाया वह एकदम गहरा था। एक भी इंसान जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऊपर स्थित 4 जहाज़ों का दबाव इतना घना हो गया था कि हवा भी तरल जैसी महसूस हो रही थी, मानो हर सतह, हर फेफड़े, हर दिल पर दबाव डाल रही हो। एलेक्स बिना हिले डुले खड़ा रहा, उसके चेहरे के भाव भावहीन थे। ड्रैगन सेनापति, जिसका नाम उसे पता चला था कि क्रैगन है, लगातार उपहास उड़ाता रहा। क्या कोई चतुराई भरा जवाब नहीं, कोई स्थानिक चाल नहीं, हमारे बड़ों के सामने तुम्हारी शक्ति का कोई महत्व नहीं। एलेक्स ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी निगाहें ऊपर मौजूद जहाज़ों पर टिकी रहीं और वह देखता रहा कि कैसे बुजुर्गों में से पहला व्यक्ति नीचे उतरने लगा। ड्रैगन के जहाज का बाहरी आवरण अदृश्य दरारों से फट गया और एक आकृति अदृश्य सीढ़ियों से उतरते हुए खाली हवा में बाहर निकली। वह विशालकाय था, लगभग 3 मीटर लंबा, और उसके शरीर पर गहरे सुनहरे रंग के शल्क थे जो आंतरिक अग्नि से चमक रहे थे। उसकी आंखें पिघले हुए कांसे की ऊर्ध्वाधर दरारें थीं, और जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके दांतों के बीच से धुआं निकला। उसके पीछे फीनिक्स यान ने अपने यात्री को उतारा। वह जलती हुई ज्वालाओं के पंखों पर उतरी, जिससे वातावरण में ऊष्मा की झिलमिलाती लकीरें बन गईं। उसका शरीर पतला था, लेकिन उससे निकलने वाली तीव्र ऊष्मा के कारण उसके नीचे की जमीन में दरारें पड़ गईं। उसके पंख मरते हुए तारों के रंग के थे, केंद्र में सफ़ेद गर्म और किनारों पर गहरे लाल रंग में बदलते हुए। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, केवल निरंतर दहन से चमकते गोले थे। वैम्पायर का शरीर उल्टे खिलते फूल की तरह खुला, उसकी छायादार पंखुड़ियां हत्ती गईं और एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो इतने घने अंधेरे में लिपटी थी कि उसके चेहरे के हाव भाव मुश्किल से ही पहचाने जा सकते थे। वह बिना किसी आवाज़, बिना किसी कंपन, बिना किसी संकेत के चल रहा था कि वह भौतिकी के नियमों का पालन कर रहा है। जब वह मुस्कुराया तो केवल उसके दांत ही दिखाई दिए, एकदम सफ़ेद दांतों की कतारें जो उसके चेहरे के खालीपन में तैरती हुई प्रतीत होती थीं। वेयरवुल्फ का शरीर अचानक फट गया। कोई न कोई शान शौकत, कोई रस्म नहीं। उसका बाहरी आवरण बीच से फट गया और एक विशालकाय जानवर, जो एक छोटी इमारत जितना बड़ा था, उस दरार से बाहर निकला। उसके बाल अनगिनत लड़ाइयों के खून से सने हुए थे और उसकी मांसपेशियां उसकी खाल के नीचे ऐसे हिल रही थीं जैसे सांप कुंडली मारते और खुलते हों। उसकी थूथन सिकुड़ गई, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई दिए जो आयामी बाधाओं को चीर सकते थे। चारों बुजुर्ग युद्ध क्षेत्र में उतरे और उनमें से प्रत्येक ने अपने अस्तित्व मात्र से ही आसपास के वातावरण को बदल दिया। आउदी के नीचे की जमीन कांच जैसी हो गई। फीनिक्स बुजुर्ग के चारों ओर की हवा प्रज्वलित हो गई। पिशाच के पास परछाइयां लंबी और मुड़ने लगीं। वेयरवुल्फ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने मलबे को ऊपर की ओर उड़ा दिया। ड्रैगन सेनापति क्रैगन तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। एल्डर आउदी, आपके सामने जो मनुष्य है उसी ने हमारे अभियानों में बाधा डाली है। उसने अकेले ही हमारी अग्रिम सेना को पराजित किया और बचे हुए लोगों को बंधक बना लिया। आउदी की पिघलती हुई निगाहें एलेक्स पर टिक गईं। उसने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर तिरस्कार भरी आवाज में कहा, तारा स्तर की आभा एक इंसान के लिए प्रभावशाली है, लेकिन विशाल परिदृश्य में इसका कोई महत्व नहीं है। वैम्पायर एल्डर आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ लोहे पर लिपटे रेशम जैसी थी। प्रथम जगत, मेरे लिए इसकी पुष्टि करो। बचे हुए पिशाचों में से एक, वही बुजुर्ग जिसने पहले बात की थी, आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। बुजुर्ग वाल्थोर, मैंने स्वयं रीडिंग की पुष्टि की है। इस ग्रह का उत्पत्ति गुणांक प्रमुख विश्व विशिष्टताओं से मेल खाता है। प्राचीन मनुष्यों ने प्रारंभिक डेटा प्रदान किया था और हमारे अपने विश्लेषण ने इसकी पुष्टि की है। फीनिक्स की बुजुर्ग महिला ने अपना सिर झुकाया, उसकी ज्वालाएं चटकने लगीं। और वह इंसान जिसने ये सब किया, जिसने हमारे इतने सारे योद्धाओं को मार डाला, एक और जीवित बचे व्यक्ति, एक फीनिक्स सैनिक जिसके पंख एलेक्स के स्थानिक हमलों से झुलस गए थे, ने कांपती हुई उंगली से एलेक्स की ओर इशारा किया। वह एल्डर सोलारिस, उसने स्थानिक हेरफेर का ऐसा प्रयोग किया है जो हमने मनुष्यों से अब तक दर्ज नहीं किया है। उसने इस ग्रह से होने का दावा किया है, लेकिन उसकी शक्ति का स्तर असामान्य है। सोलारिस की जलती हुई आंखें सिकुड़ गईं। असामान्य कैसे? उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, सैनिक ने सरल शब्दों में कहा। वेयरवुल्फ के मुखिया ने एक दहाड़ मारी जिससे धरती कांप उठी। बहुत हो गई बातें, ये ग्रह हमारा है, इंसान कुछ भी नहीं है। चलो इसे खत्म करते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बचे हुए लोगों में से एक पिशाच राजकुमार आगे बढ़ा। उसका नाम लिसेंडर था और अपनी बुरी हालत के बावजूद उसकी आंखों में एक बेताब महत्वाकांक्षा की चमक थी। एल्डर वाल्थोर, लिसेंडर ने जल्दबाजी भरी आवाज में कहा, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको उस बात की सूचना देनी होगी जो मैंने इस दौरान पता लगाई है। वाल्थोर की धुंधली आकृति राजकुमार की ओर मुड़ी। बोलो। लाइसेंडर ने अपना हाथ उठाया और युद्ध क्षेत्र के उस कोने की ओर इशारा किया जहां बचे हुए मानव सैनिक एकत्रित थे। उनमें एक 40 वर्ष का व्यक्ति खड़ा था, थका हुआ लेकिन शांत, जिसकी शक्ल एलेक्स से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। वह आदमी, लिसेंडर ने कहा, नोआ मोरियाटी।
उसके रक्त में पूर्वज का अंश समाहित है। इसका असर तुरंत देखने को मिला। वाल्थोर का रूप छाया से निकलकर अधिक ठोस, अधिक सजीव रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें, जो पहले अंधेरे में छिपी थीं, अब दिखाई देने लगीं। वे गहरे लाल रंग की, प्राचीन थीं और अब पूरी तरह से नूह पर टिकी हुई थीं। रक्त प्रतिध्वनि। वाल्थोर की आवाज़ में कोमलता गायब हो गई और भूख की तीखी धार उभर आई। क्या तुम निश्चित हो? हाँ, लिसेंडर ने कहा। जब मैंने उसका खून निकालने की कोशिश की तो मेरा अपना खून सिकुड़ गया। उसने किसी प्राचीन चीज़ को पहचान लिया, ऐसी चीज़ जो किसी इंसान में नहीं होनी चाहिए। वाल्थोर की निगाहें नूह पर इतनी तीव्रता से घूमी कि उनके बीच का वातावरण एकदम ठंडा पड़ गया। नूह अपनी जगह पर डटा रहा, हालांकि उसका जबड़ा भींचा हुआ था और हाथ मुट्ठी की तरह उसके बगल में थे। वैम्पायर के उस बुजुर्ग ने अन्य बुजुर्गों की ओर रुख किया। उनकी आवाज़ में अंतिम निर्णय का भाव था। मुझे सिर्फ वही आदमी चाहिए। तुम इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने पास रख सकते हो। आओदी की पिघली हुई आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। ऐसा क्या खास है कि तुम एक प्रमुख दुनिया पर अपना दावा त्याग दोगे? वाल्थोर की मुस्कान पतली और खतरनाक थी। ये पिशाचों का काम है। क्या आप शर्तों से सहमत हैं? ड्रैगन एल्डर ने सोलारिस और वेवोल्फ एल्डर, जिसका नाम एलेक्स के पैनल ने गैरुक बताया था, के साथ निगाहें मिलाईं। उनके बीच मौन संवाद हुआ, जिसमें मूल्य और शक्ति का आकलन किया गया। ठीक है, आओदी ने शांत भाव से कहा। तुम इसे ले सकते हो, इंसान। इससे पहले कि वाल्थोर कुछ कर पाता, एक नई आकृति युद्ध क्षेत्र में दौड़ती हुई आई। एलेक्स की माँ एलिजाबेथ उन अन्य लोगों के साथ वहां पहुंची थी जो मजबूत आश्रयों में छिपे हुए थे। वह सीधे नोआ के पास दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया, कसकर गले लगा लिया। नोआ, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। क्या हो रहा है? सिर्फ दबाव ही महसूस हो रहा है। यह कोई सामान्य आक्रमण नहीं है। ये तो सर्वनाश है। नोआ ने उसे बाहों में भर लिया। मुझे पता है, मुझे पता है। एलिजाबेथ ने चारों बुजुर्गों, ऊपर मंडरा रहे जहाज़ों और ज़मीन पर बिखरी हुई पराजित मानव सेनाओं की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह सिसकी नहीं। उसने बस अपने पति को और कसकर गले लगा लिया। हम इस मुकदमे से बच निकले, उसने धीमी आवाज़ में कहा। हमने इतनी मेहनत की, और किस लिए? नूह के पास कोई जवाब नहीं था। युद्ध क्षेत्र के उस पार ड्रैगन के मुखिया आओदी ने अपना ध्यान फिर से एलेक्स की ओर मोड़ा। उनका उपहासपूर्ण लहजा लौट आया, जो तिरस्कार से भरा हुआ था। आप में क्षमता है, क्यों ना आप हमारी जाति में शामिल हो जाएं? बेशक एक सेवक के रूप में, लेकिन एक उत्तम दर्जे के सेवक के रूप में। शब्द हवा में लटके रहे। पास खड़े कई लोग चौंक गए, प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि उसमें छिपे अपमान पर। एक सेवक। एलेक्स ने जो कुछ भी किया था, अकेले ही उनकी अग्रिम सेना को परास्त कर दिया था। उसके बाद भी उन्होंने उसे सेवा का प्रस्ताव दिया। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा भावहीन रहा, उसकी आंखें बुजुर्ग पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो धैर्य का हो सकता था या उससे कहीं अधिक खतरनाक हो सकता था। आओदी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम अपने लोगों के साथ ही मरोगे। हालांकि एलेक्स को सारी जानकारी याद हो चुकी थी, फिर भी उसने एक बार फिर अपने पैनल पर नजर डाली। नाम, आओदी ड्रैगन। प्रतिभा, अग्नि और प्रकाश पर नियंत्रण ईश्वरीय। रैंक, गैलेक्टिक लेवल 9। अन्य वरिष्ठों का दर्जा भी लगभग समान था। वैम्पायर वरिष्ठ वाल्थोर गैलेक्टिक लेवल 8 पर थे। फीनिक्स वरिष्ठ सोलारिस भी गैलेक्टिक लेवल 9 पर थे। वेयरवुल्फ वरिष्ठ गैरुक गैलेक्टिक लेवल 7 पर थे, लेकिन शारीरिक संवर्धन के कारण संभवतः उनका स्तर कम हो गया था। ऐसे प्राणियों के सामने एलेक्स जैसा स्टार लेवल का इंसान कुछ भी नहीं होना चाहिए था। फिर भी एलेक्स ने जरा भी डर नहीं दिखाया। किसी के दोबारा बोलने से पहले ही दूर से एक नई आवाज़ सुनाई दी। कदमों की आहट, कई कदमों की आहट, हजारों कदमों की आहट, अनुशासित ढंग से पास आती हुई। एलेक्स ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। वह उन्हें जानता था, प्राचीन मानव, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनकी टुकड़ी के आगे एक ऐसा व्यक्ति चल रहा था जिसे एलेक्स ने पहले कभी नहीं देखा था। लंबा, राजसी, जिसके चांदी जैसे बाल झंडे की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें तेज और सटीक थीं, और उसके शरीर से निकलने वाली आभा एलेक्स द्वारा अब तक देखे गए किसी भी प्राचीन मानव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एलेक्स ने अपना विश्लेषण शुरू किया। नाम, विक्टर ऑगस्ट अमर मानव। मार्शल सोल, ड्रैगन वाइन आदिम श्रेणी। रैंक, स्टार लेवल 9। उसके भीतर एक प्रबल योद्धा भावना थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेबल पर अमर मानव लिखा था, प्राचीन मानव नहीं। विक्टर ऑगस्ट पृथ्वी का निवासी नहीं था। वह तारों के बीच विद्यमान अमर मानव जाति के महान समूह से था। लगभग 1000 की संख्या में प्राचीन मनुष्यों का समूह युद्ध क्षेत्र पार करते हुए 4 बुजुर्गों के सामने रुक गया। विक्टर आगे बढ़ा और घर से देख रहे सभी मनुष्यों के आश्चर्य के बीच उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। हम शक्तिशाली ड्रैगन जाति की सेवा करने के लिए तैयार हैं, विक्टर ने कहा। उसकी आवाज़ शांत युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। एपिसोड 127।
आओदी के चेहरे के भाव में बदलाव आया, ये बदलाव सूक्ष्म होते हुए भी स्पष्ट था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे और जानबूझकर मनोरंजन का भाव उभर आया, मानो उसने किसी नीरस क्षण में कुछ मनोरंजक खोज लिया हो। विक्टर पर टिकते ही उसकी पिघलती हुई आंखों में और भी अधिक चमक आ गई। ओह, उसने कहा, उसकी आवाज़ में एक हल्की गूंज थी जो मानो हवा में ही गड़गड़ा रही हो। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने हमें सूचना दी, है ना? आप ही वो लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा के बदले इस ग्रह का रहस्य बताया। विक्टर झुका रहा, उसकी मुद्रा अकड़ी हुई थी, उसका सिर पूर्ण समर्पण में नीचे झुका हुआ था। उसने ड्रैगन एल्डर की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। जी, महान बुजुर्ग, विक्टर ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। हम तो केवल ऐसी शक्ति के साथ जुड़ना चाहते थे जो हमारी वफादारी के योग्य हो। आओदी के मुंह से एक धीमी, गड़गड़ाहट भरी हंसी निकली। यह विशाल पत्थरों के आपस में टकराने जैसी कर्कश और कठोर आवाज थी। तुमने जीवित रहने के लिए अपने ही लोगों को बेच दिया, आओदी ने कहा। कितनी विचित्र बात है। विक्टर टस से मज नहीं हुआ। हमने वही किया जो आवश्यक था। आओदी ने अपने नुकीले पंजों वाले हाथ से लापरवाही से इशारा करते हुए उसे विदा कर दिया, मानो किसी कीड़े को हटा रहा हो। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले मुझे ये दौड़ पूरी करने दो। वह विक्टर से मुंह मोड़कर एलेक्स और वहां जमा हुए लोगों की ओर मुड़ गया। ध्यान का ये बदलाव किसी पहाड़ से नीचे उतरने जैसा महसूस हुआ। उसकी निगाहों में ही एक घुटन भरा भार था जो वहां मौजूद हर प्राणी पर दबाव डाल रहा था। यह मात्र दबाव नहीं था, ये कुछ गहरा, कुछ आदिम सा था, मानो अस्तित्व का ही मूल्यांकन किया जा रहा हो और उसे अपूर्ण पाया जा रहा हो। माताओं ने सहज ही अपने बच्चों को गले लगा लिया, उन्हें इस तरह पकड़ लिया मानो वे उन्हें आने वाले खतरे से बचा सकें। जो सैनिक कभी दृढ़ संकल्प के साथ खड़े थे, उन्होंने अब अपने हथियार नीचे कर लिए, क्योंकि वे उनकी निरर्थकता से भलीभांति परिचित थे। उनके हाथों में हथियार अर्थहीन प्रतीत हो रहे थे, मानो किसी ऐसे प्रदर्शन के सहायक उपकरण हो जो पहले ही समाप्त हो चुका हो। पूरी दुनिया में एक ही दृश्य अनगिनत रूपों में सामने आया। घरों के अंदर, भूमिगत आश्रयों में और छिपे हुए बंकरों में मनुष्य टिमटिमाती स्क्रीनों के माध्यम से देख रहे थे। भय दहशत के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी के रूप में फैल रहा था। उन्होंने परीक्षा का सामना किया था। वे उस स्थिति से बच गए थे जिसे वे सबसे बुरा मानते थे। फिर भी अब वे एक कहीं अधिक निर्णायक मोड़ पर खड़े थे। पतियों ने अपनी पत्नियों को गले लगाया, माता पिता ने अपने बच्चों को गले लगाया। अजनबी बिना किसी झिझक के एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आंसू बेरोक टोक बहने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर घुटन भरी खामोशी को चीरते हुए एक आवाज गूंजी, एलेक्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके नीचे कंपन होने के बावजूद ये स्पष्ट और अडिग था। सबकी निगाहें हमारी ओर मुड़ गईं। अन्ना भीड़ के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें लाल थीं फिर भी दृढ़ थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह पीछे नहीं हटी। इतने लंबे समय से उसने अपनी भावनाओं को दबाकर रखा था, खुद को ये समझाते हुए कि हमेशा कोई और पल आएगा, कोई बेहतर समय आएगा। उसने खुद से कहा था कि वह उसे कभी उस नज़र से नहीं देखेगा। अब जब मौत उनके सामने खड़ी थी तो उन भ्रमों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वह उससे प्यार करती थी, और उसने चुप्पी को अपना अंतिम पछतावा बनने देने से इनकार कर दिया। एलेक्स ने उसकी तरफ देखा। उस क्षण तक उसके चेहरे पर तनाव का कोई असर नहीं हुआ था, वह शांत और संयमित था। अब कुछ बदल गया। ये सूक्ष्म था, लेकिन महसूस हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, जिसके बाद कुछ और भी जटिल भाव उभरे। झिझक थी, और उसके नीचे कुछ ऐसा था जो पछतावे जैसा लग रहा था। उसने सबको इस तनावपूर्ण स्थिति में सिर्फ इसलिए डाला था ताकि उन घमंडी कमीनों का घमंड और बढ़ जाए और वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। इना को जवाब की उम्मीद नहीं थी, उसे इसकी आशा भी नहीं थी। इतना ही काफ़ी था कि वह जानता था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में काफ़ी देर तक देखा। फिर एलेक्स ने मुंह फेर लिया। उसका सामना एक बार फिर आओदी से हुआ। ड्रैगन के मुखिया ने इस पूरी बातचीत को बड़े चाव से देखा। उन्होंने कहा, बहुत मार्मिक, मृत्यु से पहले की अंतिम स्वीकारोक्ति। इसमें एक खास तरह की कविता है। एलेक्स आगे बढ़ा। जब वह बोला तो उसकी आवाज़ शांत थी। न केवल शांत, बल्कि इतने संयमित कि वह अस्वाभाविक लग रहा था। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? उसने पूछा। शायद आपको ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने वरिष्ठों से सलाह लेनी चाहिए जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। वे शब्द मौन में ऐसे घुल गए जैसे पत्थर शांत जल में गिरते हैं, और उनका प्रभाव अदृश्य लहरों के रूप में बाहर की ओर फैल गया। आओदी की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी पिघलती हुई आंखें सिकुड़ गईं और उनमें चमक और तेज हो गई। क्या कहा आपने? एलेक्स ने अपनी बात नहीं दोहराई। वह स्थिर खड़ा था, उसके हाथ बगल में टिके हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था, फिर भी उसके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आ गया था। ये बदलाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी इसे महसूस किया जा सकता था। एलेक्स का दर्जा इस ब्रह्मांड की सीमाओं से कहीं ऊपर था। एक नहीं बल्कि 100 ब्रह्मांडों पर शासन करने वाले प्राणी के शिष्य के रूप में उसका अस्तित्व सामान्य प्राणियों की समझ से परे था।
तथाकथित अमर जातियां भी उसके सामने बिल्कुल अलग स्तर पर थीं। उसके एक ही वाक्य से वे बिना किसी प्रतिरोध के मिट सकते थे। क्या तुमने अभी हमें धमकी दी? आओदी ने अविश्वास और जिज्ञासा से भरी आवाज में कहा। तुम्हारे जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? अब तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। बताओ, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? एलेक्स चुप रहा। वह सोच रहा था, ड्रैगन जाति आखिरकार एक अमर जाति थी। उनका विनाश कोई मामूली बात नहीं थी, यहाँ तक कि उसके लिए भी नहीं। फिर भी उस बुजुर्ग के अहंकार और उपेक्षा ने हद पार कर दी थी। एलेक्स की निगाहें एक पल के लिए ऊपर आकाश की ओर गईं। ड्रैगन जाति के ऋषि, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ अंतरिक्ष में भी गूंज रही थी। यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आपको एक मार्ग दिखाऊंगा। अपनी आधी संपत्ति मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारी जाति को विनाश से बचा लूंगा। उनकी आवाज़ स्थिर थी, भावहीन थी। मलिन अंतरिक्ष की परतों से, दृष्टि से परे छिपे हुए सब कुछ देख रहा था। वह तुरंत समझ गया। एलेक्स ने उसे पहले कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। अब कारण स्पष्ट था, ये केवल दंड देने की बात नहीं थी, ये लाभ प्राप्त करने की बात थी। फिर भी मलिन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ड्रैगन एल्डर के कार्यों ने पहले ही नस्लीय स्तर पर विनाश को जायज़ ठहरा दिया था। एलेक्स का पद इतना ऊंचा था कि ऐसे व्यवहार को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उनकी ओर से भी एक चूक हुई थी। मलिन ने अन्य ऋषियों को सूचित नहीं किया था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो ये स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होती। बहुत दूर ब्रह्मांड के एक एकांत क्षेत्र में एक सुनहरे ड्रैगन ने एक विशाल ब्रह्मांडीय जीव का अवलोकन किया। उसके सामने मौजूद प्राणी एक अलौकिक ब्रह्मांडीय जीव था। फिर भी उस क्षण वह पूरी तरह से स्थिर रहा, यहाँ तक कि हल्की सी भी ध्वनि निकालने का साहस नहीं कर रहा था। अजगर की निगाहों में शिकारी जैसी चमक थी। तुम देखने में काफी आकर्षक लग रहे हो, उसने धीरे से कहा। काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार कुछ स्वादिष्ट खाया था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक आवाज उस तक पहुंची। ये ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के उस पार से आया था, दूरी के बावजूद स्पष्ट था। वह रुका। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसमें थोड़ी सी मस्ती की झलक थी। आवाज किसी कमजोर व्यक्ति की थी। इतना तो वह तुरंत समझ गया। उसने वह आवाज सुनी क्योंकि शायद वह महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उसके ज्ञान क्षेत्र ने उस विशेष आवाज पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने कहा, मैं अच्छे मूड में हूँ। शायद मैं उस आकाशगंगा को पूरी तरह मिटा दूँ। ये ब्रह्मांड को कीटों से छुटकारा दिलाने में एक तरह की सहायता होगी। उसने अपना हाथ उठाया। जहां वह खड़ा था वहां से उसने आकाशगंगा पर ही प्रहार करने की तैयारी कर ली। फिर एक और आवाज उसके दिमाग में आई। अहोन, कोई हरकत मत करो, मलिन ने कहा। अगर तुमने उस लड़के के खिलाफ कोई कदम उठाया तो तुम्हारा पूरा वंश मिट जाएगा। अहोन के चेहरे पर कठोरता छा गई। मलिन, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या वह लड़का तुमसे जुड़ा हुआ है? क्या तुम एक कीड़े के लिए मेरा विरोध करने का इरादा रखते हो? जैसा उसने कहा है वैसा ही करो, मलिन ने शांत भाव से कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसके पास वह शक्ति है जिसका वह दावा करता है। अहोन के मन में थोड़ी सी बेचैनी दौड़ गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मलिन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। वह सर्वोच्च अलेक्जेंडर का इकलौता शिष्य है। अब चुनाव आपका है। उस क्षण अहोन को ऐसा लगा मानो उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। वह इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऋषि थे। फिर भी सर्वोच्च सत्ता के समक्ष वे कुछ भी नहीं थे, धूल भी नहीं। पृथ्वी पर वापस आकर आओ, दी दहाड़ा। वह ध्वनि अत्यधिक बल के साथ हवा में गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जन्मदाता के बारे में ऐसी अपशब्द बोलने की? वह गरज उठा। मैंने तुम्हें दर्द रहित मृत्यु देने का इरादा किया था। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंत करने से पहले तुम्हारी आत्मा अनंत काल तक पीड़ा भोगे। उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और हमला करने की तैयारी करने लगा। फिर सब कुछ रुक गया। आकाशगंगा मानो जम सी गई हो। समय का प्रवाह रुक गया। हवा में निलंबित कण स्थिर रहे, मानो वास्तविकता रुक गई हो। ये सन्नाटा स्वाभाविक नहीं लग रहा था। यह न तो सांस रोके हुए संसार की खामोशी थी, न ही विनाश से पहले का नाजुक ठहराव। यह उससे कहीं अधिक निरपेक्ष था, मानो गति की अवधारणा को ही अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी गई हो। आओदी बीच में ही जम गया। उसकी शक्ति एकत्रित तो हो रही थी पर एक अंश भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके चारों ओर उमड़ती ऊर्जा थमसी गई थी, मानो वास्तविकता में उकेरी गई कोई पेंटिंग हो। कुछ क्षण पहले क्रोध से भरा उसका चेहरा अब स्थिर हो गया था।